हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। सबसे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा जो है मुझे कमेंट किए और आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दे रहे हैं। और कई बच्चों ने मुझे डिमांड किया था कि मैडम आप ये विजन की जो ये आर्ट एंड कल्चर वाली जो मैगजीन है उसको आप कंप्लीट करवाइए। तो इस वजह से आज जो है मैं अपना ये वीडियो जो है आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसके पहले जो है मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग वो भी जाके देखिए, क्योंकि वो आप लोगों के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को हमेशा से जो रहा है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इससे लेकर के जो भी चीज़ें हुई हैं साल भर में वो हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो यूनेस्को से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो होगा। और ये हमारा 5th सेक्शन है किसका, विजन आईएएस की जो पीटी 365 है उसका 5th पार्ट है। आई होप आप लोगों के पास ये मैगजीन होगी, आप लोगों ने इसका सामने जो है इंडेक्स देखा होगा। वैसे मैंने उसका फर्स्ट पार्ट में अपने जो मेरा पहला वीडियो था मैंने उसमें आप लोगों को डिस्क्राइब किया है। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम हम लोग अब इसको आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। देखिए, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर जो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है। तो अभी सबसे जो है न्यूज़ में क्या था रिसेंटली, देखिए जो जयपुर है जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं, उसे यूनेस्को ने क्या दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया है। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए ये कोई हमारी पहली सिटी नहीं रही है जिसे ये स्टेटस मिला है। तो एक बार बैकग्राउंड में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन 2017 ओल्ड अहमदाबाद, ठीक है, याद रखिएगा, ओल्ड अहमदाबाद ये इंडिया की फर्स्ट सिटी थी जिसे जो है हेरिटेज सिटी का टैग मिला है। ठीक है। और जयपुर को मिला करके अगर देखा जाए तो इंडिया में टोटल हमारे पास 38 अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है। जिसमें से 30 जो है वो कल्चरल प्रॉपर्टी है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टी है और 1 मिक्स्ड साइट है। तो देखिएगा इसके जो यहाँ पे कह रहा है ना, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कल्चरल में किया गया है, एक नेचुरल में किया गया है और एक मिक्स्ड में किया गया है। तो मिक्स्ड में क्या होता है, जो कल्चरली और नेचुरली दोनों इंपॉर्टेंट होता है उन साइट्स को लिया जाता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब इंडिया ने इसको प्रपोज तो किया था, तो इंडिया ने किस कैटेगरी में इसको प्रपोज किया था जयपुर को, तो इसने प्रपोज किया था एक्सेप्शनल अर्बन एग्जाम्पल इन इंडिजिनस सिटी प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन साउथ एशिया। देखिए जयपुर के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो ये पता होना चाहिए कि जयपुर की जो टाउन प्लानिंग रही है ना वो बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट रही है और बहुत खास रही है। और सबसे पहली बात ये स्वदेशी रही है, स्वदेशी रही है। इसी वजह से इसको हमने कैटेगराइज करवाया है कि हमारा जो टाउन प्लानिंग है ये हमने खुद स्वदेशी निर्मित है। और इस वजह से आप हमें इसमें क्या दीजिए, हमें इस कैटेगरी में आप हमें कैटेगराइज करिए। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ की सिटी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो चलिए देखते हैं कि जयपुर की सिटी प्लानिंग में क्या खासियत है। सबसे पहली बात तो देखिए ये फोर्टिफाइड सिटी है, मतलब कि चारों ओर से किलेबंदी है इसमें। ठीक है। ये इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट राजस्थान में आपको है। और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, राजा सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में फाउंड किया गया था। अब इसके बाद देखिए ये जो सबसे इसकी खासियत क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो टाउन प्लानिंग है वो अपने आप में बहुत खास रहा है। और आर्किटेक्चर वो भी कब, लेट मेडाइवल पीरियड में। ये सारी ये इसका फाउंडेशन कब हुआ था, मेडाइवल पीरियड में हुआ था। तो उस समय से ही अगर इसकी हम प्लानिंग, टाउन प्लानिंग देखें और आर्किटेक्चर देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है, सबसे अलग रहा है, जो अलहदा हम लोग कहते हैं वो रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी सेकंड जो प्रोमिनेंट फीचर है। देखिए राजस्थान में अगर आप देखते हैं ना तो बाकी सारी सिटीज़ जो हैं वो आपको हिली टेरेन में मिलेंगी, थोड़ी सी हिली रीजन में मिलेंगी। जबकि जयपुर आपको कहाँ मिलेगा, जयपुर जो है वो आपका प्लेन रीजन में है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये ग्रिड प्लान पे हुआ। ग्रिड प्लान आई आप लोग को पता हो कि जिसमें सारी रोड जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं और एक ब्लॉक का फॉर्मेशन करती हैं, जैसा कि आपके वैदिक पीरियड या हड़प्पा सिविलाइजेशन पे इस टाइप की आप लोगों को देखने को मिलती थी टाउन प्लानिंग। ठीक है। इसके अलावा जो है जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ के जो अर्बन प्लानिंग है ना, इसका जो कल्चरल टोन अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखिए ये हिंदू, इसमें एंशियंट हिंदू आपको टोन मिलेगा, प्लस आपको मॉडर्न मुगल टोन मिलेगा। इसके अलावा ये वेस्टर्न कल्चर का भी मिक्सअप मिलेगा। तो ये था आपका जयपुर के बारे में। इसके अलावा देखिए ये जयपुर जो है वो राजस्थान की कहीं ना कहीं कमर्शियल कैपिटल रहती है।
इसके अलावा जो भी पुराने यहाँ पे आर्टिशियन जो इसका रहा है वो सारी आज भी आपको देखने को मिलेगी, सब चीज़ों को संजोए रखा हुआ है। इसके अलावा देखिए जयपुर में जो घूमने के लिए जो आइकॉनिक मूवमेंट है यहाँ के, वो कौन कौन सा है? गोविंद देव टेम्पल है, आमेर फोर्ट है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, हवा महल है। ठीक है, तो ये कई सारे हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये जगहें दी गई हैं। ठीक है, तो अब तो मैंने ये आप लोगों को बताया कि देखिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल गया है, लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देता कौन है? तो देखिए इसको देने वाली जो कमिटी है उसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसका मेन काम क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो क्या है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसका मेन काम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया भाई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्या है? तो देखिए ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसको 1972 में यूनेस्को के सारे मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया था। और अब इसका प्राइमरी मिशन क्या है? इस कन्वेंशन का प्राइमरी मिशन क्या है? तो इस कन्वेंशन का प्राइमरी मिशन क्या है कि ऐसी जगहों को, ऐसे मॉन्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना, मतलब कि पहचान करना, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, जो कि नेचुरली और कल्चरली क्या हो? इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो क्या है इसका प्राइमरी फंक्शन? टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द साइट्स दैट आर कल्चरली एंड नेचुरली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जिनका ये आप कहा जाए तो इनका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होगा। इसके अलावा देखिए इस कन्वेंशन के अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि 5 Cs जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी आती है, कंजर्वेशन आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग आती है, कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिटीज़ आती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस कन्वेंशन का जो अगर आप इसकी प्रोमिनेंसी बोली जाए तो ये क्या है? ये जो कन्वेंशन है एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैसे कैटलिस्ट का काम करता है? ये लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाता है, किसको लेकर के? हेरिटेज साइट्स की प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक वर्ल्ड हेरिटेज फंड है जो कि हेल्प करता है जो भी स्टेट पार्टीज इसके अंदर है उनको आइडेंटिफाई, प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप क्लियर होंगी। अब इसके अलावा देखते हैं अब यूनेस्को के बारे में। देखिए मैंने आपको कहा है कि यूनेस्को हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो एक बार देख लेते हैं यूनेस्को है क्या। ठीक है, देखिए यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और ये कहाँ पे आपको अगर यहाँ घूमने जाना है तो आपको पेरिस जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अब आपको कोई बोलेगा भैया चलिए यूनेस्को चलते हैं घूमने के लिए, तो इसका मतलब है आपको पेरिस जाना है। ठीक है, अब इसका जो डिक्लेयर्ड पर्पस है, मतलब जो इसने डिक्लेयर करके रखा हुआ है, वो ये कहा है कि क्या करना है? पीस और सिक्योरिटी को जो है वो बनाए रखना है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के द्वारा, और इसके अंदर थ्रू कैसा कैसे? एजुकेशन के थ्रू, साइंटिफिक एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, इस तरीके से। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स में कितने मेंबर हैं? तो यूनाइटेड स्टेट में अभी वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, अभी रिसेंटली जो है यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं ये आप लोगों को मुझे बताना है प्रेजेंट में। और जो मेन इसका जो मेरा जो आप लोगों को बताना है वो ये है कि 31 दिसंबर 2018 को 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने यूनेस्को लेफ्ट आउट कर दिया है, वो है यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल ने क्या कर दिया है? लेफ्ट आउट कर दिया है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए इसके अलावा ये तो हमने पढ़ लिया कि अभी रिसेंटली किसको मिला है? जयपुर पिंक सिटी को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका शोर टेम्पल, ये कहाँ मिलेगा? मामल्लापुरम में। कहाँ मिलेगा? मामल्लापुरम में। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है, ये 1700 से 1728 एडी में बनाया गया था और ये ग्रेनाइट पत्थरों का बना हुआ है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था नरसिम्हन राव वर्मन सेकंड ने। और सबसे बड़ी बात है ये किस स्टाइल पे बना हुआ है? तो ये द्रविडियन स्टाइल पे बना है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो नागरा, डेविड और वेसरा स्टाइल पे बने होते हैं। इन तीनों में से किसी ना किसी एक स्टाइल पे टेम्पल बने होते हैं और उसका एक अपना जो है स्ट्रक्चरली ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, आई होप आप लोगों को ये पता होगा। तो उस हिसाब से ये द्रविडियन स्टाइल पे बना हुआ है। सेकंड नंबर पे हमारा जो दिया गया है वो अजंता एंड अलोरा केव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे आपको मिलेगी? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मिलेगी। ठीक है, अब अजंता केव के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक रॉक कट मॉन्यूमेंट है और ये बौद्धिस्ट केव है। क्या है? ये एक बौद्धिस्ट केव है।
और ये कब बनी थी, 2nd सेंचुरी में बनी हुई थी। अब इसके अलावा देखिए अलोरा केव्स की जो दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो इसमें जो रिलीजियस स्टोन है ना वो आपको तीनों को देखने को मिलेगा, बौद्धिस्ट का भी मिलेगा, हिंदू का भी मिलेगा और जैन का भी मिलेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि कल्चरल टोन क्या है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इसके बाद जो है वो हमारा क्या है, महाबोधि टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, बोध गया में। एंड बोध गया कहाँ पे आपका, बिहार में है। ठीक है, अब देखिए ये महाबोधि टेम्पल जो है ये उन 4 साइटों में से एक है जो कि लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा को यहाँ पे क्या मिला था, उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे सबसे पहला टेम्पल जो है अशोका एम्परर के द्वारा बनाया गया था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारा साइट है जो उसका नाम है स्टोन चैरियट एट हम्पी। अब हम्पी कहाँ पे है, तो कर्नाटक पे है। और ये जो चैरियट श्राइन है ये किसको डेडिकेट किया गया है, गरुड़ को डेडिकेट किया गया है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है। उसके अंदर आप जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्टोन चैरियट, जो कि किसको डेडिकेट है, गरुड़ को डेडिकेट है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो हम्पी चैरियट है ना, इसको अपना नाम कैसे मिला है। जैसे कि इसके अलावा हमारे पास 3 और चैरियट वाले मंदिर हैं। एक है कोणार्क उड़ीसा में, दूसरा जो है महाबलीपुरम में। ठीक है, तो वो भी रथ टेम्पल है, उसी को देख करके इसको भी मिला है क्योंकि ये भी रथ के ही शेप पे है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था किंग कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 16th सेंचुरी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए मैं आप लोगों को मेन बात बताती जा रही हूँ जो आप लोगों के एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी ना तो देखिए वो वेस्ट भी होगा। और ऐसे पढ़ाने में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बोलने से आप लोग उस चीज़ पे एम्फसाइज करेंगे और वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को याद रहेगी। तो मैं ऐसा पढ़ा रही हूँ। अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम आती है या आप लोगों को नहीं सही लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसको कॉमेंट करिएगा। और अगर मेरी स्पीड भी ज़्यादा है तो भी आप कॉमेंट करिएगा। मुझे ये लगता है कि आप लोग, मैं ज़्यादा बीच में इसलिए बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है टाइम सबका प्रेशियस है और कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेबस टाइम पे क्लियर कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोविजनल, अनिश्चित। ठीक है, देखिए हर बार क्या होता है यूनेस्को जो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट, देखिए जैसे आज इस बार किसको मिला है, जयपुर को मिला है। तो अब अगली बार किसको देना है उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है और जो यूनेस्को को दी जाती है तो उसे बोला जाता है टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, तो इस बार की टेंटेटिव लिस्ट में हमने किस किस का नाम दिया है, ओरछा एक सिटी है, ओरछा एमपी में, और इंडियन पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर। देखिए कैलाश मानसरोवर का 2 पार्ट है, तो जो इंडियन वाला पार्ट है हमने उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भेजता कौन है यूनेस्को को, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसने 2 का नाम दिया है, एक ओरछा का नाम दिया है, ओरछा सिटी कहाँ पे, एमपी में है। इसके अलावा इसने जो इंडिया का पार्ट है मानसरोवर का उसको उसने कहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया दिया गया है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना ओरछा के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात है ओरछा को हमने किस कैटेगरी के लिए दिया है, तो कल्चरल हेरिटेज के लिए, किसके लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हिस्टोरिकल सेटलमेंट है ये अपना नाम जो है ओंडो छे करके एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है लो या हिडन, छिपा हुआ या नीचा, उस टाइप से इसने अपना नाम डिराइव किया है। और ये कहाँ पे है, तो ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसको बनवाया किसने था, तो किंग रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला डायनेस्टी के थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, अब देखिए ये है तो बुंदेला आर्किटेक्चर, लेकिन इसमें आपको किसको देखने का इन्फ्लुएंस मिलेगा, इसमें आपको मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब ये फेमस किस किस चीज़ के लिए, तो देखिए ये फेमस है चतुर्भुज टेम्पल के लिए। ठीक है, जो कि ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में है। इसके अलावा जो है ये ओरछा और किस लिए फेमस है, ये 2 मिनारेट्स मतलब कि मीनारों के लिए फेमस है जिसका नाम है सावन और भादव। क्या क्या नाम है फिर से बताइए, सावन और भादव। ठीक है, अब ये सावन और भादव के अंदर ना 4 पैलेसेस हैं जिसमें से पहले का नाम है जहांगीर पैलेस, इसके बाद वाले का नाम है राजमहल, उसके बाद शीश महल, देन राय प्रवीण। तो ये सब चीज़ों के लिए फेमस है। इसके अलावा ओपन बंगलो कॉन्सेप्ट के लिए, उसके बाद स्टोन वर्क विंडो के लिए, एनिमल स्टेचूज के लिए, फिर डिपिक्टिंग ऑफ कल्चर ऑफ बुंदेलाखंडा, इन सब चीज़ों के लिए भी ये फेमस है ओरछा। ठीक है, तो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे,
ओरछा के लिए फेमस बात करते हैं। इसके अलावा देखिए जो अगर आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है तो वो ये आ सकता है क्योंकि ओनली वर्ड का यहाँ पे आया है। ठीक है, देख लीजिए, इट इज़ ओनली द पैलेस इन इंडिया वेयर लॉर्ड रामा इज वर्शिप्ड एज अ किंग, नॉट इन अ गॉड फॉर्म, विथ अ डेडिकेटेड टेम्पल इन हिज नेम कॉल्ड अ श्री राम राजा मंदिर। देखिए ये भारत का सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे राम भगवान को एक राजा की तरह पूजा जाता है, ना कि भगवान की तरह, और उनके लिए एक अपना खुद का मंदिर है जिसका नाम है श्री राम राजा मंदिर। तो ये तो हुआ हमारे ओरछा के बारे में। सेकंड किसका नाम इस बार दिया गया है, तो सेकंड इस बार नाम दिया गया कैलाश मानसरोवर का। ठीक है, अब देखिए कैलाश मानसरोवर को मिक्स्ड कैटेगरी में दिया गया है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था मिक्स्ड कैटेगरी का मतलब क्या होता है, ऐसी साइट जो कि नेचुरली और कल्चरली दोनों इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब इस साइट के बारे में देखिए, इस साइट का जो है लैंडस्केप जो है, इसके ईस्ट में जो है नेपाल है और इसके नॉर्थ पे चाइना आपको मिलेगा। और इसका इंडिया में टोटल एरिया कितना है, 31,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको क्या, ये किस किस चीज़ को, यहाँ पे माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर को मिला करके ये बनता है। ठीक है, और माउंट कैलाश से चार रिवर्स निकलती हैं, एक है द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा, करनाली और सतलज। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके अलावा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज दिस कैलाश यात्रा ईच ईयर थ्रू द 2 पासेस। देखिए कैलाश यात्रा होती है हर साल, आप लोगों को पता होगा। तो ये कौन करवाता है, इसको ऑर्गेनाइज करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये फिलहाल 2 दर्रों से होकर के हो रही है। द पास का मतलब होता है दर्रा, आई होप आप लोगों को पास का मतलब होगा तो पता होगा, माउंटेन के बीच में जो ऐसे जाने के लिए जो पैसेज, जो लो एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं पास। तो कौन कौन से 2 पास है, लिपू लेक है एंड दूसरा नाथुला पास है। ये एक बार आप लोग याद रखिएगा कैलाश मानसरोवर यात्रा के पर्सपेक्टिव से कि अभी फिलहाल किस रूट से जा रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस बार जो हमारे मैगजीन पे एक जो न्यूज़ है वो ईरान कल्चर हेरिटेज को लेकर के। अभी हमें ईरान कल्चर हेरिटेज को क्यों पढ़ना है, हम अभी अपना ही पढ़ रहे हैं, तो अब ये क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसको लेकर के एक थोड़ी शॉर्ट सी स्टोरी है, न्यूज़ है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को कहा कि मान लीजिए अगर आप पलटवार में, रिटेलिएशन का मतलब होता है पलटवार, अगर आप पलटवार में अगर आप किसी भी अमेरिकन असेट को हानि पहुंचाते हैं तो हम आपके 52 कल्चरल जो आपके पास साइट्स हैं हम उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, उसने ऐसा बताया। तो अब देखिए ईरान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ईरान उन पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो कि आज से 10,000 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो ईरान में है वो मैं बता रही। देखिए थोड़ा सा शायद मेरा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि मुझे खुद का इसका प्रोनाउंसिएशन सही वाला नहीं पता, तो जो मैं ले सकती हूँ वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मीदेन इमाम एंड मस्जिद जामे पहला ये है जो कि कहाँ पे, इस्फहान में है। इसके बाद एक गुलिस्तान पैलेस है, और इसके अलावा क्या है, पसार गदे एंड परिसपोलिस करके ये जगह है, और फिर तख्ते सुलेमान। तो ये जगहें किसकी हैं, ये ईरान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी। अब इसके बाद देखिए, अब क्या ये चीज़ हो सकती है कि कोई भी देश किसी को भी धमकी दे देगा कि मैं आपकी कल्चरल साइट्स को मैं चाहूँगा तो मैं टारगेट करूँगा और उसको ख़राब कर दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको रिलेटेड ना, इसको लेकर के एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका नाम है कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन इवेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। आर्म कॉन्फ्लिक्ट की दशा पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के कुछ कन्वेंशंस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि मेनली किस पे फोकस करती है, किसके प्रोटेक्शन को लेकर के, कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शंस को, वो भी मेनली आर्म कॉन्फ्लिक्ट के समय पे। तो ये क्या है, ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसका मेन काम क्या है कि कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन को ध्यान पे रखना, मेनली किस समय, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के समय में। ठीक है, देखिए अभी कन्वेंशन कल्चरल प्रॉपर्टी किसको बोलता है, तो ये किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बोलता है जिसका अपना एक ग्रेट इंपॉर्टेंस हो और जो कि सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कल्चरली बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और इसके बाद चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो सेक्युलर हो, इनको ये क्या बोलता है, कल्चरल प्रॉपर्टी बोलता है। अब देखिए इसमें कितने सिग्नेटरीज हैं, तो इसमें 133 सिग्नेटरीज है। इनफैक्ट इसमें यूएस भी इसका सिग्नेटरी है। इसके होने के बाद भी बताइए इसकी दम देखिए कि वो धमकी दे रहा है। ठीक है, और ईरान भी इसका सिग्नेटरी है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन, दोनों यूएस और ईरान दोनों ही इसके सिग्नेटरी हैं। इसके अलावा एक और जो है स्टेट्यूट है जो कि इसको लेकर के मतलब यही वॉर क्राइम
ये लड़ाई के समय इस टाइप का कोई करता है तो उसको लेकर के एक और हमारे पास है जिसका नाम है रोम स्टेट्यूट ऑफ 1998। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसकी फाउंडिंग ट्रीटी क्या, ये इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की फाउंडिंग ट्रीटी है जो कि ये कहती है कि मान लीजिए कोई एक देश दूसरे देश के किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे इंटेंशनली अटैक करता है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो एक वॉर क्राइम कहलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें 122 कंट्रीज इसको सिग्नेटरी हैं। इनफैक्ट यूएस जो है इसका सिग्नेटरी है लेकिन रेटिफाइड नहीं किया है। इंडिया हैज़ नीदर साइंड और नॉट रेटिफाइड द स्टेट्यूट। तो याद रखिएगा, इंडिया ना इसको साइन करिए ना इसको रेटिफाइड करिए। इसके अलावा देखिए जो मुझे लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए वो ये है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ठीक है, देखिए क्रिएटिव वर्ड का ये मतलब होता है ना कि किसी में कुछ रचनात्मक, कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो, क्रिएटिविटी हो। तो क्रिएटिव सिटीज़ क्या होंगी, ऐसी सिटीज़ जिसमें कुछ बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती हो। तो यूनेस्को का अपना एक ऐसा है। तो चलिए अब इसकी कहानी भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए रिसेंटली इस बार क्या हुआ, इस बार वर्ल्ड सिटीज़ डे के दिन यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने अभी 66 सिटीज़ का नाम बताया है एज अ नेटवर्क सिटीज़ के अंदर डालने के लिए। तो अभी पूरी कहानी क्या है देखिए, यूनेस्को ने ये बोला है कि वो 264 सिटीज़ की एक लिस्ट बनाएगा जो कि क्रिएटिव सिटीज़ होंगी। तो इसी के अंदर उसने अभी इस बार वर्ल्ड सिटीज़ डे के दिन 66 नई सिटीज़ को डाला है और इसके अंदर हमारी इंडिया की 2 सिटीज़ जो हैं वो इस सिटीज़ की लिस्ट के अंदर आ रही हैं। तो पहली है हमारी मुंबई को जो है वो क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ फिल्म कहा गया। देखिए इसको बोला ही जाता है फिल्मों की नगरी बॉम्बे को, तो उसको किसकी कैटेगरी में डाला गया, क्रिएटिव सिटीज ऑफ फिल्म। और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पकवान कला, खाना बनाने की कला को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। तो ये चीज़ हो गई। तो इस बार किस किस को डाला गया है, ये 2 है। इसके अलावा चेन्नई और वाराणसी को पहले भी सेलेक्ट किया जा चुका है। इसके अलावा जो है जयपुर को क्या किया गया है, जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में डाला गया था और चेन्नई और वाराणसी को म्यूजिक की कैटेगरी में डाला गया था। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या है ये यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। देखिए ये जो इनिशिएटिव है वो 2004 में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन काम क्या है, कॉपरेशन को प्रमोट करना है ऐसी सिटियों के बीच में जो कि क्रिएटिव हो, जिनकी क्रिएटिविटी जो है वो अपने आप में स्ट्रैटेजिक फैक्टर हो। मतलब ऐसी सिटियां जिनकी क्रिएटिविटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोल इंपॉर्टेंट। जैसे मुंबई में क्या है कि फिल्म नहीं है, अगर वहाँ पे बॉलीवुड नहीं है तो मुंबई में अपना कुछ नहीं है। सब बोला जाता है ना कि सोल इंपॉर्टेंट, उसका स्ट्रैटेजिक फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइप की सिटियों के अंदर क्या करना है, प्रमोट कॉपरेशन करना है। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए जो भी सिटी इस नेटवर्क के अंदर आती है उनका एक अपना क्या होगा, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मान लीजिए वो कोई अपना डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो उसको उस डेवलपमेंट प्लान के अंदर अपनी उस क्रिएटिविटी और कल्चरल इंडस्ट्री को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट प्लान बना रहे तो उनको पहले उसके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा जो क्रिएटिविटी के लिए वो फेमस है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है ये नेटवर्क के अंदर 7 कैटेगरी होती हैं। पहला है क्राफ्ट एंड फोक, इसके बाद डिज़ाइन, फिर फिल्म है, गेस्ट्रोनॉमी है, म्यूज़िक है, मीडिया है, आर्ट्स है, लिटरेचर है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रीवियसली 3 इंडियन सिटीज़ वेयर रिकग्नाइज्ड एज मेंबर ऑफ यूसीसीएन। पहला जयपुर मैंने आप लोग को बताया, फिर वाराणसी को भी बताया था और चेन्नई को बताया। ठीक है, इसके बाद जो है इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार इससे पहले भी यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको लेकर के फेमस है। तो देखिए आज का हमारा जो था वो वीडियो यहीं तक था। अब कल के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो फेस्टिवल से रिलेटेड देखेंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें कोई भी कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और फिर से एक बार थैंक यू आपके इतने सपोर्ट के लिए और आपके सारे कमेंट्स वेलकम है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।